तो ये 4 प्रकार की समस्याओं को लेकर के और औरंगाबाद जिला में 3 जो है वो लेटर जारी हुए हैं। तो ये 4 खतरा आप पे नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और यदि ये 4 खतरा में से कोई भी आप पे मंडरा रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता है। लेकिन अब करेंगे क्या? यदि ये 4 में से कोई भी खतरा आपके साथ है तो करेंगे क्या? स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, स्पष्टीकरण आप दें। यदि संतुष्ट हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपका नियुक्ति रद्द होगा। यही ना हो सकता है। प्राण तो शरीर में रहेगा ना, कोई दूसरा कार्य करेंगे। लेकिन डर के, सहम के रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए डट कर रहे, डर कर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, औरंगाबाद जिला से टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के एक ही साथ एक ही दिन में 3-3 लेटर जारी किए गए हैं, जिसे लेकर के पूरे बिहार भर में अफरा तफरी मच गया है। जो टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो नवनियुक्त शिक्षक साथीगण हैं, उनके अंदर एक अलग ही प्रकार का भ्रम, भय, दुविधा, संशय उत्पन्न हो गया है। थोड़ा सा यह वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपके फायदे के लिए है। जो भी मैं बताऊंगा सटीक बताऊंगा, सरल और सहज भाषा में बताऊंगा, उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 3 अलग अलग लेटर है उसमें है क्या। साथियों, पहला लेटर जो है उसमें जो है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो उनका क्वालिफिकेशन है उसमें औरंगाबाद के डीपीओ को संशय है, जिसे लेकर के उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। संशय है, इस वजह से स्पष्टीकरण मांगा है। जो स्पष्टीकरण दे देते हैं और स्पष्टीकरण से यदि डीपीओ साहब संतुष्ट हो जाते हैं तो उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए अभी डरने की आवश्यकता किसी को नहीं है। लेकिन किनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो पाएंगे डीपीओ साहब, और कौन स्पष्टीकरण देने में भी जो है वो खुद सक्षम नहीं है और नहीं वे संतुष्ट कर पाएंगे, यह इस वीडियो में आपको क्लियर बताया जाएगा। आप अंत तक बन रहेंगे। सबसे पहले जो पेपर है, जो पत्र जारी किया गया है, उसमें जो है कुछ ऐसे हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथीगण हैं जो जिस विषय का शिक्षक बने हैं उस विषय में उनका परिपूर्ण रूप से उनका स्नातक या परास्नातक नहीं है। जैसे अब इतिहास का शिक्षक कोई बना 11वीं 12वीं में, अब उसने इतिहास का शिक्षक 11वीं 12वीं में बना तो उसको सारे इतिहास पढ़ाने हैं और सारे इतिहास में उसको जो है पढ़ा होना चाहिए। अब इतिहास का शिक्षक बनता है लेकिन वह प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर करता है तो हट गया हो। इस प्रकार से कई शिक्षक हैं जिन्होंने प्राचीन इतिहास में पीजी किया है और वह मान्य नहीं है। आप यदि इतिहास से कर रहे हैं तो इतिहास होना चाहिए, प्राचीन इतिहास, कोई मध्यकालीन इतिहास, कोई आधुनिक इतिहास, यह नहीं चलेगा जैसा कि जो योग्यता और अर्हता जो विज्ञापन में दिया गया था उसके हिसाब से, तो वैसे लोगों को छाट दिया गया है। तो अब ये स्पष्टीकरण क्या देंगे और क्या संतुष्ट कर पाएंगे? तो इन पर तो खतरा लगता है कि मंडरा रहा है। उसके बाद जो है अब बहुत ऐसे शिक्षक हैं अब जो किसी नौकरी पेशा में थे, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो किसी जो है बैंक में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे एसएससी के थ्रू कहीं बहाल हुए हो, चाहे बिहार कांस्टेबल पुलिस में हो, चाहे फौज में भर्ती हो, अब वहां पे वे नौकरी में थे। अब नौकरी में जब कोई व्यक्ति है या फिर शिक्षक के रूप में ही हो, कहीं प्राइवेट शिक्षक जैसे जो है सीबीएसई बोर्ड वगैरह से जो सर्टिफाइड है, रिकॉग्नाइज्ड है, डीएवी हो गया, सरस्वती शिशु मंदिर हो गया, लॉर्ड बुधा हो गया, है ना, इस प्रकार के जो संस्थान चलते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, है ना, तो ऐसे संस्थानों में जो सीबीएसई से रिकॉग्नाइज्ड है और वहां पे वो कार्यरत थे, तो किसी भी प्रकार के कहीं निजी या फिर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों में जो कार्यरत थे और वो कार्यरत रहते ही यदि रेगुलर मोड में उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी उन पे खतरा है, क्योंकि आप वैसे जगह पर कार्यरत थे जहां पे आपका प्राण नंबर एक्टिवेट था या पीएफ अकाउंट वगैरह था, ईपीएफ अकाउंट वगैरह तो हर जगह होते हैं। अब उससे यह शिक्षा विभाग को सबूत मिल रहा है कि जिस समय आपने रेगुलर मोड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया उस समय का आपका ईपीएफ अकाउंट है, अर्थात आप कहीं ना कहीं कार्यरत थे, आपका प्राण नंबर जनरेट है, अर्थात आप कहीं ना कहीं किसी विभाग में आप नौकरी पेशा में थे, तो पकड़े गए। तो वैसे पर कार्रवाई हो रही है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप नौकरी पेशा में रहते हुए कैसे रेगुलर मोड में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया या बीएड किया, है ना, क्योंकि बीएड जो है रेगुलर मोड में करने के लिए आपको पूरी तरह से फ्री हैंड होना चाहिए, अर्थात कहीं भी आप किसी भी कार्य में संलग्न नहीं हो तभी ना आप रेगुलर मोड में कोई भी कोर्स करेंगे। अब आप नौकरी पेशा में हैं और आप कर रहे हैं रेगुलर मोड में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड वगैरह, तो फिर खतरा है ना। तो वैसे लोगों पर गाज गिरा है। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिका है जिन्होंने एस्टेट के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अब पेपर 1 पेपर 2 उन्होंने दे दिया। जो 11-12 का शिक्षक बनेंगे उनके लिए एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। आप परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पहले यानी ग्रेजुएशन आपका है, बीएड है, तो आप एस्टेट पेपर 1 दे सकते हैं, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्व ही एस्टेट पेपर 2 भी दे दिया। अब एस्टेट पेपर 2 पहले का है और पोस्ट ग्रेजुएशन बाद का है,
बीएड बाद का है तो समस्या होगा। तो वैसे शिक्षक क्या वो डिस्क्लेरिफिकेशन देंगे, क्या क्या वो देंगे, क्लैरिफिकेशन क्या देंगे, वो नहीं दे पाएंगे ना। स्पष्टीकरण देंगे तो क्या वो संतुष्ट हो पाएगा डीपीओ? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने स्टेट पेपर 2 पहले दे दिया और बीएड आप बाद में कर रहे हैं, आप प्रास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को छाटा गया है ना। तो इसमें ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं। बहुत ऐसे हैं जो बीएड जिस समय कर रहे थे उसी समय उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, दोनों रेगुलर मोड में कर लिया, जबकि एक जो है डिस्टेंस मोड में, एक रेगुलर मोड में होना चाहिए। अब रेगुलर मोड में भी जो प्रशिक्षण है अर्थात जो बीएड का कोर्स है वो आपको हर हाल में रेगुलर मोड में करना है, यदि आप प्रारंभिक शिक्षक नहीं है, डीएलएड आपने रेगुलर मोड में नहीं किया है तो। जो डिस्टेंस बीएड कौन कर सकता है? डिस्टेंस में बीएड करने के लिए जो योग्यता है वह है कि आप डीएलएड रेगुलर मोड में किए हो और आप प्रारंभिक शिक्षक हो, तभी आप जो है डिस्टेंस मोड में बीएड कर सकते हैं। आप यदि शिक्षक नहीं है, रेगुलर मोड में डीएलएड आपका नहीं है, तो आप किसी भी कीमत पर बीएड नहीं कर पाएंगे रेगुलर डिस्टेंस मोड में। यह समझने वाली बात है। फिर से एक बार समझिए, डिस्टेंस मोड में बीएड वही कर सकते हैं जिनका रेगुलर मोड में डीएलएड हो और वे प्रारंभिक शिक्षक हो, चाहे वो किसी सरकारी में हो, अर्ध सरकारी में हो, या फिर किसी अन्य बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वगैरह से रिकॉग्नाइज्ड किसी विद्यालय में हो, तभी वो इग्नू वगैरह से, क्योंकि बिहार में तो इग्नू को ही अभी मिला है डिस्टेंस मोड, अभी अप्लाई हुआ था, दिसंबर जनवरी में अप्लाई हुआ था, है ना, एंट्रेंस एग्जाम में, तो भी कर सकते हैं। अब बहुत ऐसे हैं जो कहीं भी डिस्टेंस मोड में किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी बिना जांच पड़ताल किए और वे बीएड जो है डिस्टेंस मोड में कर दिया, विद रेगुलर मोड में जो है वे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए। ऐसा नहीं करना है, दोनों एक साथ रेगुलर मोड में भी नहीं कर सकते कि बीएड भी आप कर रहे हैं दूसरा यूनिवर्सिटी से रेगुलर मोड में और दूसरे यूनिवर्सिटी से आप जो है आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी रेगुलर मोड में कर रहे हैं, नहीं करना है ऐसा। समझने वाली बात है। आपको मैंने बताया कि किसी नौकरी पेशा में रहते हुए रेगुलर मोड में तो कोर्स कर ही नहीं सकते हैं, कोई भी कोर्स डिस्टेंस मोड में ही करना है, तो वे सभी छट रहे हैं। समझने वाली बात है। अब बहुत ऐसे बीएड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे उनका बोर्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से है जो ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। अब किसी थर्ड पार्टी के द्वारा वे कहीं दूर, अब इधर बिहार का है, तमिलनाडु में जाकर के एडमिशन करवा लिया, बंगाल का है, पंजाब हरियाणा में जाकर के करवा लिया, राजस्थान गुजरात में जाकर के करवा लिया, कॉलेज का मुंह भी नहीं कभी देखा और बिचौलिया के माध्यम से एडमिशन भी कराया, परीक्षा दिया नहीं दिया और सर्टिफिकेट भी उनको मिल गया। अब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है चूंकि इस प्रकार से अनलीगल ही डिग्री बांट रहा था, इस वजह से उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। अब ब्लैक लिस्टेड करने के बाद उससे जितने पढ़े हुए जो भी डिग्री धारी थे, चाहे बीएड हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो सभी का डॉक्यूमेंट्स जो है फर्जी घोषित हो गया। अब वैसे यूनिवर्सिटी से जो ब्लैक लिस्टेड कॉलेज यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रखा है उन्हें भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो कई कारण हो सकते हैं ना, इस तरह से बातें हैं। अब जो दूसरा लेटर था वो आपका स्पष्टीकरण को लेकर के था और स्पष्टीकरण के बारे में मैंने आपको बताया दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण को लेकर के, दूरस्थ शिक्षा नहीं प्रशिक्षण अर्थात बीएड। और मैंने बताया कि डिस्टेंस मोड में बीएड वही कर सकता है जिसका रेगुलर में डीएलएड हो और वह किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय में वो शिक्षक के रूप में कार्यरत हो, तभी वो बीएड डिस्टेंस मोड में कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो उसके लिए स्पष्टीकरण है। तो अब इसमें सस्पेंशन है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और बहुत भय और भ्रम उत्पन्न हो गया है कि नहीं जो रेगुलर था बीएड उसको भी स्पष्टीकरण हेतु नोटिस दिया है। तो रेगुलर बीएड के लिए तो मैंने बताया आपको, आप कहीं जॉब में है, अब वो जॉब का प्रूफ भी आपने शिक्षा विभाग को दे दिया है। ईपीएफ अकाउंट आपका पूर्व से एक्टिव था या प्रान नंबर आपका जनरेट था और जिस टाइम ऑफ पीरियड का आपका ईपीएफ अकाउंट या प्रान नंबर एक्टिव है जो शिक्षा विभाग को ज्ञात है, अब उसी पीरियड ऑफ टाइम्स में आपने जो है बीएड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है रेगुलर में, तो कैसे संभव हो पाएगा कि आप कहीं काम भी कर रहे हैं और आप जो है रेगुलर मोड में आपने पढ़ाई भी कर ली? तो कहने स्पष्टीकरण का नोटिस आपको दिया जाएगा, स्पष्टीकरण देना होगा आपको। इसलिए बीएड करने के लिए मैंने आपको बताया वो प्रारंभिक शिक्षक ही डिस्टेंस मोड में बीएड कर सकता है, अन्य कोई भी नहीं कर सकता है। और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने कहीं जॉब करते हुए उन्होंने रेगुलर मोड में बीएड जो है कर लिया, डीएलएड कर लिया, उन्होंने स्नातक कर लिया, प्रास्नातक कर लिया, शिक्षा का भर्ती आया और वो फॉर्म भरे, मेरिट में उनका नाम आया, उधर से क्लिक करके इधर ज्वाइन कर लिए। अब पर गए फेरा में कोई भी केंद्र या राज्य सरकार का जो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, विभागीय नौकरी, उसका प्रान नंबर जनरेट होता है ना जी, और वही प्रान नंबर यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ईपीएफ अकाउंट पहले से था ना, अब ईपीएफ अकाउंट वही जो है आपका एनपीएस में आ रहा है, तो कहां जाएंगे आप, पकड़े ना जाएंगे। तो इस प्रकार की जो है समस्याएं हैं। तो छठे कैसे है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण छठे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही उनका मैच नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है तो छठवे ना करेंगे। तो दो को लेटर जो है तो वही है, शिक्षण प्रशिक्षण जो उनका क्वालिफिकेशन है उसमें शिक्षा विभाग को डाउट है, उसमें जो है डीपीओ साहब को डाउट है, इस वजह से उनको निकाला गया है ना। और उसमें कई कारण हो सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला उनका,
जो है एक ही सेशन में आपका शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों रेगुलर मोड में है। यदि डिस्टेंस मोड में आपने किया भी है तो आपने प्रशिक्षण डिस्टेंस मोड में कर लिया बीएड, और जबकि आप शिक्षक थे ही नहीं, आपका रेगुलर डीएलएड था ही नहीं, तो इस वजह से जो है आप नपेंगे अब। तो ऐसे समस्याएं हैं, है ना। इसलिए घबराना नहीं है, घबराना उनको है जिन्होंने जो पोर्टफोलियो है, जो योग्यता अर्हता का जो विज्ञापन में नियम नीति सिद्धांत बनाए गए हैं उसके विरुद्ध में जिनका योग्यता अर्हता है, अर्थात वे अयोग्य है, अर्हता धारण करते ही नहीं है, तो उन्हें डरने की आवश्यकता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसका नहीं मिल रहा है वो उन्हें डरने की आवश्यकता है। जो न तो रेगुलर डीएलएड है और न ही प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कहीं कार्यरत है और उन्होंने डिस्टेंस मोड में बीएड किया है, तो उन्हें डरने की आवश्यकता है। वैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो जिसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है एनसीटी या यूजीसी से, जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, और वैसे जगहों से यदि आप बीएड, डीएलएड, स्नातक या परास्नातक आपने किया है तो आपको डरने की आवश्यकता है ना। आप दोनों कोर्सेज रेगुलर मोड में एक ही साथ एक ही सेशन में कर लिए हैं तो डरने की आवश्यकता है ना। अब इसमें एक और डर जो उत्पन्न हो रहा है वह है एनआईओएस डीएलएड वालों के साथ, क्योंकि बहुत ऐसे जो 50% एनआईओएस डीएलएड धारी जो है वे ग्रेजुएशन रेगुलर मोड में कर रहे थे और एनआईओएस डीएलएड तो डिस्टेंस मोड में था ही, सैटरडे और संडे को उनका जो है वो पढ़ाई होती थी। अब एनआईओएस डीएलएड तो उनके लिए था ना जो कहीं ना कहीं सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर निजी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, तो उन्हें एनआईओएस करना था इंटरमीडिएट पास होने के बाद। अब इंटर पास थे, कहीं पढ़ा रहे थे और वे एनआईओएस भी कर रहे थे और साथ में रेगुलर मोड में वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, तो उनको भी लग रहा है कि उनके साथ भी खतरा आ सकता है। लेकिन अब तक उसे लेकर के कहीं से भी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, इसलिए अब नोटिस जारी नहीं हुआ है तो काहेला खतरा मोल लेना है और डरना है। जो होगा देखा जाएगा। अब तो जो हो गया सो रिटर्न नहीं ना होगा, तो उसके लिए डरने की आवश्यकता क्या है। साथ ही अब नोटिस औरंगाबाद में निकला है, डर पूरे बिहार में फैला हुआ है। आप यदि गलत नहीं है तो काहे डरना है, एकदम निर्भीक होकर रहिए। और यदि जो मैंने बताया 4 जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप हट सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपका बीएड यदि डिस्टेंस हो और आप यदि पूर्व से रेगुलर डीएलएड नहीं किए हो, प्रारंभिक शिक्षक नहीं हो, तो आपको उसके बाद आपने यदि कहीं भी किसी सरकारी, विभागीय या फिर निजी संस्थानों में आप यदि रेगुलर कार्यरत रहे हो और कार्य करते हुए यदि आपने रेगुलर मोड में बीएड, डीएलएड, स्नातक, परास्नातक किए हो तो आपके को दिक्कत है, समझ रहे बात को। और एक ही सेशन में यदि आपने रेगुलर मोड में डीएलएड, बीएड, स्नातक, परास्नातक आपने किया है तो आपको समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नवनियुक्त शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।